तो हम लोग इसमें आज अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सीआरपीसी के किस सेक्शन में अरेस्ट के बारे में दे रखा है, और अरेस्ट किस किस कंडीशन में अरेस्ट होता है, उसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो केस है, इंपॉर्टेंट केस, जैसे कि अरनेश कुमार केस, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है। और मतलब जो सेक्शन है वो सीआरपीसी ओल्ड सीआरपीसी जो है उससे उसी सेक्शन को देखेंगे जिसमें कि जैसे कि 41, 42, 43, 44, ये जो सेक्शन है ना एरर से रिलेटेड, वो उसी सेक्शन को अभी टच करेंगे। अभी भी इसको बीएनएसएस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मेन है जो इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो किस कंडीशन में अरेस्ट होगा। क्या हर एक कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट होगा, या नन कॉग्निजेबल केस में भी अरेस्ट हो सकता है। तो मेन इसी केस को देखना है, और क्या पावर है पुलिस का, और पुलिस को अरेस्ट करने के बाद क्या क्या आंसर देना पड़ता है कोर्ट में। क्या मतलब कोई नॉर्मल सा केस भी है जिसकी की पनिशमेंट का जो दायरा है वो मतलब 1 to 3 ईयर है, उस कंडीशन में भी क्या पुलिस अरेस्ट कर सकता है, या कॉग्निजेबल केस है और इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं है, तो क्या उसमें भी नेसेसरी है कि अरेस्ट करना, या फिर हम अरेस्ट को जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21 में जो राइट दे रखा है, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी डिग्निटी, इसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्या। और मतलब जो ये राइट का जब अरेस्ट होता है, तो इस राइट को कितने एक्सटेंड तक वायलेशंस होता है। तो भाई एक जो प्रोसीजरल लॉ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप जब ब्रेक करते हैं, तो उससे क्या सोशल कंसिक्वेंसेज होता है। और जो एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोसीजरल डिस्क्रिशनरी पावर आप पुलिस एंड अथॉरिटी को देते हैं, उससे किस तरह के पर्सनल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर वायलेटेड बाय दैट अथॉरिटी। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। सो पहले देखिए, जब आप अरेस्ट के बारे में देखोगे, तो अरेस्ट को कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, किसी भी सेक्शन में सीआरपीसी को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। यदि इसको देखोगे तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड अरेस्टेड से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्टॉप, और एरेस्टर से आया है जिसका मीनिंग होता है स्टॉप और रिस्ट्रेन, 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 ठीक है। मतलब स्टॉप और स्टे, स्टे नोट रिस्ट्रेन, स्टे, ठीक। मतलब किसी को भी आप अरेस्ट का मोटा मोटी मतलब है, जो एक मीनिंग हुआ कि आप किसी को रोक सकते हैं उसको कि फर्दर किसी भी एक्टिविटी जो करेगा आने वाले टाइम, इन जस्ट सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, उससे आप किसी को रोकते हैं, ठीक। आप देखिए इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जब जजमेंट आया है जो ऑनरेबल कोर्ट का, उस जजमेंट में हम अरेस्ट को किस तरह से डिफाइन किया। एक केस है रोशन बीबी, रोशन बीबी, रोशन बीबी वर्सेस एंड रोशन बीबी अदर्स वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये केस है। जो इस केस में जो कहा गया है, इस केस में यही कहते हैं कि जो पर्सन अंडर अरेस्ट आर नोट डिफेंस नोट द, इसमें जो कहा गया भाई, आप जब if the mean apprehension or restraint to the deprivations of the one personal liberty, मतलब the word arrest, तो अरेस्ट का मतलब इसमें ये कहा गया जब भाई आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं, तो उसके उसके थ्रू आप क्या करते हैं, उसके पर्सनल पर्सनल लिबर्टी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, लिबर्टी को आप डिप्राइव करते हैं, ठीक। डिप्राइव करते हैं हिज पर्सनल लिबर्टी टू गो एनी ओवर, उससे आप क्या करते हैं, उसको डिप्राइव करते हैं। तो मोटा मोटी यही हुआ, जो किसी भी पर्सन का जो एक जो उसका अपना विल है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ करना चाहेगा, कहीं जाना चाहेगा, कहीं घूमना चाहेगा, उससे उसको आप क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, उसको आप रोक देते हैं। तो वो मीनिंग होता है अरेस्ट का, ठीक। अब मान लीजिए ये पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक। ये अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया। अब ये चाहेगा किसी भी डायरेक्शन में जाना, कुछ करना, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो फ्रीडम है, उसको आप रोक दिए।
ब्लॉक कर दिए हैं इसके थ्रू, ठीक। तो जो आर्टिकल्स 21 का राइट दे रखा है उसको आप क्या किए, ब्लॉक कर दिए, किसके थ्रू, अरेस्ट के थ्रू। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको मतलब ये कहा गया है कि भाई अरेस्ट ठीक है अपनी जगह पे, अरेस्ट ठीक है, आपको जो राइट्स मिला होता है उसके अकॉर्डिंग आप अरेस्ट करते हैं, लेकिन आप जब अरेस्ट करते हैं तो उसको आपको आर्टिकल्स 21 इसके थ्रू आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स 21 ये केस है जोगिंदर कुमार केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन पुलिस लॉकअप ऑफ ए पर्सन कैन कॉज द इनकैलकुलेबल harm to the reputations and the self esteem of a person। ये कहता है कि भाई आपने किसी को कोई छोटा सा क्राइम है, कोई छोटा सा क्राइम है, कुछ भी है, या वो अभी अंडर ट्रायल है, मतलब ट्रायल नहीं हुआ या जस्ट कंप्लेन है, उसमें आप किसी भी पावर को यूज करते हुए भी पर्सन को यदि आप अरेस्ट कर लेते हैं तो उससे आप उसका क्या करते हैं, पर्सनल लिबर्टी तो खत्म होता ही है, लिबर्टी तो उसका जाता ही है, उसके साथ साथ उसका रेप्यूटेशन, उसकी जो सोशल इमेज उस सबको आप पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, ठीक। तो वी हैव टू ऑलवेज कॉशियस व्हेन व्हेन ट्राइंग टू अरेस्ट टू द पर्सन, सो ऑलवेज मतलब एक कॉशियस मोड माइंडसेट के साथ आपको इस राइट्स को यूज करना है, ठीक। देखिए विकास चावला वर्सेस एनसीएलटी एनसीटी एंड दिल्ली, इसमें कहा गया प्री ट्रायल डिटेंशन एंड गिव द कीपिंग इन द अंडर ट्रायल इन कस्टडी वुड नेसेसरी इम्पैक्ट हिज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रायल इन मच एज ही विल क्लियरली डिनाई द राइट ऑफ द। तो कुल मिला के यही है कि जो भाई आप अरेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी राइट्स होता है जिसको कि आपको सीआरपीसी के थ्रू मिलता है, लेकिन जो आदमी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप जब अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने से क्या इफेक्ट होता है पर्सनस का, किसी को अरेस्ट करते हैं उसके क्या पर्सन का इफेक्ट होता है उसको आप ध्यान में रखना, इसकी सोशल इमेज क्या होता है, इसका इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है, इसका फैमिली लाइफ क्या होता है, इसका इसका जो मान लीजिए कोई मतलब सर्विस कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इसका कल्चरल राइट्स क्या होगा, मतलब उस पर्सन के जितने भी ऑल डायमेंशन राइट्स है उसको किस तरह से इफेक्ट करता है आपके एक अरेस्ट से। तो अरेस्ट जब करना है वो जब कंडीशंस ऐसा हो जहाँ पे एसेंशियल हो, हम आगे जब देखेंगे तो किस कंडीशन में आप अरेस्ट कर सकते हैं तभी आपको करना है। अदरवाइज आप अरेस्ट करते हैं इन जनरल किसी छोटा सा क्राइम के अंदर, किसी मतलब क्राइम वो भी अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है, वो भी अभी जस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन, इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर, इसी फॉर्म में है, उस टाइम में यदि आप इस राइट को यूज करते हैं तो उससे जिसका अरेस्ट करते हैं उससे उसका क्या डैमेज होता है उस चीज़ को आपको हमेशा रखना ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तब जाके इस राइट्स को आप यूज कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन देखिए जो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अरनेश कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ऑब्जर्व डिस्क्रिशन टू अरेस्ट पर्सन इन कॉग्निजेबल केस इन कॉग्निजेबल मैटर इज वन थिंग बट द जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज क्विट डिफरेंट। मतलब क्या कह रहा है, जब भाई आपने जो अरेस्ट किया है वो इन कॉग्निजेबल केस में भी आप जब अरेस्ट किया है वो एक ठीक है अलग थिंग है, लेकिन जस्टिफिकेशन प्लीज जब अरेस्ट जस्टिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि देखिए जब अरेस्ट करते हैं ना तो आपको उस चीज़ को डिफाइन करना, जब पुलिस अथॉरिटी अरेस्ट करता है तो उसको ड्यूरिंग द ट्रायल उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसको फैक्ट देना पड़ता है, उसको बेसिस देना पड़ता है, जब हम इस ग्राउंड पे इसको अरेस्ट किए, क्योंकि यदि इसको हम नहीं अरेस्ट करते तो ये एविडेंस को टेम्पर करता है, इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपरली नहीं होने देता, ये विटनेस को मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता, मतलब इस कंडीशन में, या फिर ये जो कोर्ट में ट्रायल जब होगा उस टाइम में इसको प्रेजेंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ये देश छोड़ के भाग सकता था, या मतलब इस ये कंडीशंस अराइज हो सकता है, तब इसी वजह से हम इसको अरेस्ट किए हैं, तो मतलब वो दिया जाता है, ठीक। लेकिन ये चीज है कि आप जो भी दे रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जज जो होगा उसको दे मस्ट भी मतलब क्या होगा सेटिस्फाई होना चाहिए, जो जज है उसको जो आप प्ली दे रहे हैं, जिस तरह का आप ग्राउंड दे रहे हैं, जिस तरह का बेसिस दे रहे हैं, जिस तरह का क्लॉज आप उसको बता रहे हैं वो उनको सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, तब जाके आपका जान बच पुलिस का मतलब होता है। जोगिंदर कुमार केस हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, छोड़िए।
इस केस में क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग, द जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट इज क्वाइट अनदर। सब केस में यही कह रहा है भाई, आपने जो मतलब अरेस्ट किया है, इट्स वन थिंग एंड द जस्टिफिकेशंस इट इज टोटली मतलब एक अलग 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 डायमेंशन में जाता है। पुलिस ऑफिसर मस्ट एबल टू जस्टिफाई द अरेस्ट अपार्ट फ्रॉम हिज पावर टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज ए पुलिस लॉकअप ऑफ ए पर्सन कैन बी कॉज इनकैपेबल इनकैलकुलेबल हार्म ऑफ द रेपुटेशन सेल्फ एस्टीम, नो अरेस्ट कैन बी मेड विद रूटीन मैनर। मतलब सब मिला के यही कह रहा है, जो भाई आप अरेस्ट करते हो तो उससे क्या क्या उसका डैमेज होता है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखिए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी यही कहा गया है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जब भाई जब आप पुलिस को अरेस्ट करने जा रहा है, जब आप उस पर्सन को अरेस्ट करते हैं, तो आप ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप वाई अरेस्ट, आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक, वाई अरेस्ट, इज इट रियली रिक्वायर्ड, इज इट रियली रिक्वायर्ड, ठीक। तीसरा, पर्पस इट विल सर्व, पर्पस इट विल सर्व। चौथा, व्हाट ऑब्जेक्ट इट विल अचीव, ऑब्जेक्ट मतलब आप जब अरेस्ट करते हैं तो इतने डायमेंशन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भाई हम जो अरेस्ट कर रहे हैं तो वाई, वाई अरेस्ट, आप क्यों अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या ये इट इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या ये जरूरी है, मतलब विदाउट अरेस्ट आपका जो काम है, जो आपकी जो मतलब फर्दर प्रोसीडिंग है वो क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्या है, पर्पस इट विल सर्व, जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं या इससे सर्व होगा, व्हाट ऑब्जेक्ट इट विल अचीव, इसके थ्रू आप क्या अचीव कर सकते हैं। ये अरनेश कुमार केस में कहा गया। देखिए अरनेश कुमार केस जो था उसमें हम आप आगे आप डिस्कस करेंगे, इसमें एक डॉरी का केस लगा था, 498 वाला केस था, और डॉरी का था, उसमें डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो 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 प्रोविजन दे रखा है वो, तो इसमें जितने भी चार्ज थे उसमें जो पनिशमेंट होता है वो लेस देन 3 ईयर होता है। तो उसमें जब एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए गया था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला। तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में गया था, एसएलपी डाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कंडीशंस ड्रॉ किया, जो भाई ये जो किस कंडीशन में द पुलिस हैव टू अरेस्ट, और इन जनरल आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वही इस केस में हुआ था, अरनेश कुमार केस में, ठीक है। देखिए अरेस्ट जो होता है दो तरह का होता है, अरेस्ट दो तरह का होता है, ठीक। दो तरह का मतलब क्या, एक होगा जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है तो इसमें विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें विथ वारंट। इट इज़ क्या है, इट इज़ जनरल रूल, इट इज़ जनरल रूल, समझ गए, ये जनरल रूल है। लेकिन इवन द नॉन कॉग्निजेबल केस में भी कुछ कंडीशंस आता है, जैसे कि आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सेक्शन 42, द अरेस्ट विदाउट वारंट इवन इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस ऑफेंस, एग्जांपल है सेक्शन 42, सेक्शन 42 में क्या आता है, सीआरपीसी 42 में, जो इवन नॉन कॉग्निजेबल केस में भी अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल केस का भी विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है 42 के अंदर, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कॉग्निजेबल केस में भी। अब कंडीशन तो उसको तो हम आपको जब आगे बताएंगे कि जो भाई अरेस्ट के लिए जो कंडीशन बताया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ठीक, रीजनेबल 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 मतलब सस्पिशियंस होना, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तीन तीन कंडीशन है, उसके बेसिस पे आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हु अरेस्ट, मतलब अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, किसके पास में पावर है अरेस्ट करने का, वो हम देखते हैं। देखिए अरेस्ट करने का जो पावर है, अथॉरिटी जिसको बोला जाता है, एक तो हो गया पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, दूसरा क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, इंचार्ज जो पुलिस ऑफिसर दरोगा जो होता है वो पुलिस ऑफिसर्स इंचार्ज। देखिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो इट इज द मीनिंग ऑफ वास्ट, मतलब इसका बहुत मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखिए बाय द सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, ठीक। उसके बाद चौथा क्या होता है, मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स भी कर सकता है अरेस्ट। चौथा उसके बाद क्या, बाय प्राइवेट पर्सनस, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन। अब पांचवा क्या होता है, बाय द मजिस्ट्रेट,
बाय द मजिस्ट्रेट, ये 5 अथॉरिटी हैव द पावर टू अरेस्ट। अब चलिए, अब हम एक एक सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे इसमें, समझ गए। जब आप देखते हैं यहाँ पे तो भाई पुलिस ऑफिसर के थ्रू जो अरेस्ट होगा वो किस सेक्शन में जाके होगा, पुलिस ऑफिसर के थ्रू होगा विदाउट वारंट। विदाउट वारंट जो होगा वो सेक्शन 41 ए एंड 151 सीआरपीसी, इस दोनों में पुलिस को पावर है विदाउट वारंट, वारंट की जरूरत नहीं है, वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक, अब हम इसको जब आएंगे तब बताएंगे ना भाई, जो इसमें हम जब डिस्कस करेंगे, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है था कि नहीं, क्या रीजनेबल सस्पिशन था कि नहीं था, इसके बारे में तीनों कंडीशन जो है उसको हम देखेंगे। देखिए उसके बाद जब आते हैं वारंट अंडर द सेक्शंस, वारंट में, वारंट के थ्रू अंडर सेक्शंस किस में 72 एंड 172 एंड 74, सीआरपीसी 72 एंड सीआरपीसी 74, इस दोनों में है विद वारंट के साथ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सके। तीसरा जो है अंडर द रिटेन ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर द सेक्शन 55 एंड 157, अंडर द रिटेन ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर द सेक्शन 55 एंड 157, जो पुलिस ऑफिसर है वो 55 एंड 157 इस दोनों में अरेस्ट कर सकता है, जब उसको पुलिस इंचार्ज ऑफ द स्टेशन, मतलब जो दरोगा है वो उसको एसएचओ जो है यदि रिटेन ऑर्डर दे रहा है, रिटेन ऑर्डर दे रहा है, रिटेन ऑर्डर, तो इसमें जाके वो अरेस्ट कर सकता है 55 एंड 157 में, समझ गए। उसके बाद आइए अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 44, जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट है देर इज यहाँ पे, मतलब मजिस्ट्रेट मतलब क्या हो गया, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो ये 44 में अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, इन नॉन कॉग्निजेबल केस ऑफेंस अंडर 42, यदि नॉन कॉग्निजेबल केस है, मतलब जिसका 3 साल से कम वाला केस है, तो उसमें सेक्शन 42 में जाके अरेस्ट हो सकता है। मतलब इतने सेक्शन जो दे रखा है, वो इस सेक्शन में कौन अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है इतने सेक्शन में। किस सेक्शन में, विथ वारंट, वारंट के साथ, यदि उसको मजिस्ट्रेट से वारंट मिल गया है तब उसको 41A 151 में जाकर कर सकता है। वारंट, दिस इज फर्स्ट इज विदाउट वारंट, वारंट विदाउट वारंट जो कर सकता है, इसमें इसको वारंट की जरूरत नहीं है 41 में। विथ वारंट में आ जाएगा 72 एंड 74 में। फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर जो एसएच है, वो एसएचओ है, वो रिटेन में यदि देगा तो 55 और 157 में जाके अरेस्ट होगा। मजिस्ट्रेट है वो 44 में अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर 42 में जाके अरेस्ट हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ, ये दिस इज द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस में ये अरेस्ट होगा। देखिए सेकंड सर्कमस्टांसेस पे आते हैं। सेकंड सर्कमस्टांसेस, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सेक्शन 41 2 and section 147 comment the case were decided in 198 section 41 2 substituted in 2009 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, छोड़िए इतना ही है। सुपीरियर ऑफिसर 36 में कर सकता है। सुपीरियर ऑफिसर, जैसे सुपीरियर ऑफिसर का मतलब क्या हो गया, जब एसपी है ना, एसपी से ऊपर का ऑफिसर जो आईजी डीआईजी रैंक का जो होगा वो 36 में जाके सीआरपीसी 36 में वो अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, यहाँ पे देंगे मिलिट्री ऑफिसर्स की बात कर रही है, की जा रही है। देखिए यही जब वर्ड, जब केस का जब ट्रायल के में जाते हैं या कोर्ट में जब जाता है, तो फिर इसी को डिफाइन करना होता है भाई, हु इज मिलिट्री ऑफिसर, किसको मिलिट्री ऑफिसर कहेंगे, इट इज डिफाइन या नॉट डिफाइन। ठीक, इसी पे होता है। फिर आप 41 में जाएंगे ना, तो अब जब हम डिस्कस करेंगे जो कंडीशन जिसको बोला क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, अब किसको हम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, किस कंडीशन को, रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन किसको कह सकते हैं, कौन ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि हम उसको रीजनेबल सस्पेंशन कह सकते हैं। जो पुलिस कहेगा ना भाई वी हैव द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, वी हैव द रीजनेबल सस्पेंशन, सस्पिशंस, मतलब ये कंडीशन था इसीलिए हमने उसको अरेस्ट किया है। तब जाके वो फिर आर्गुमेंटिंग स्टेज पे जाएंगे तो फिर उसको डिफाइन किया जाएगा, जब इट इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, इट इज रीजनेबल सस्पिशन है कि नहीं है, उसको फिर वहाँ पे जाके कोर्ट में उसको देखना पड़ता है। मिलिट्री ऑफिसर जो है वो किसमें करेगा, मिलिट्री ऑफिसर के पास 130 और 131 131 में इसको पावर दे रखा है, अरेस्ट का पावर दे रखा है। आप सर्कमस्टांसेस वो अलग अलग केस में देखेंगे, जो भाई मिलिट्री ऑफिसर का कोई काम है उसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो अरेस्ट करेगा। देखिए प्राइवेट पर्सन, द प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, प्राइवेट पर्सन है, हु इज द प्राइवेट पर्सन, अब प्राइवेट पर्सन कौन है, हु इज नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, तो प्राइवेट पर्सन, यदि वो गवर्नमेंट पर्सन नहीं है तो क्या आ गया,
ही इज ए प्राइवेट पर्सन। देखिए पर्सन माइनस द पर्सन माइनस गवर्नमेंट पर्सन, दिस इज इक्वल टू प्राइवेट पर्सन। हु इज पर्सन? अ फॉरेनर इज अ पर्सन। Foreigner is persons who is not a, no, he is not a citizen of India. If he is not a citizen of India, but he has the rights, all the rights, all the procedural rights, but not a constitutional rights. अब देखिए प्राइवेट पर्सन्स जब आते हैं विदाउट वारंट, विदाउट वारंट जो है विदाउट वारंट 43 में जाके अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट कर सकता है मतलब क्या होता है कि अरेस्ट का जो मीनिंग होता है ना, क्या बताए, किसी को रिस्ट्रेन करना, उसके रिस्ट्रेन करना मतलब उसका जो विल है ना, उसके विल को हम क्या किए, रोक दिए। विल मतलब क्या, अब इसका विल कह रहा है इधर जाने का, हम इसे रोक दिए, दिस इज अरेस्ट। ठीक, अरेस्ट हो गया। अब देखिए हाउस, आप देखेंगे ना, फिर आप जब आगे पढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ अरेस्ट में जाके पढ़ेंगे, तो भाई हाउस अरेस्ट होता है, किसी को कंडीशन लगा दिया जाता है जो आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इस टेरिटरी से बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरेस्ट। वो अरेस्ट हो गया क्योंकि उसके विल को हम क्या किए, रोक दिए, उसके मर्जी को हम क्या किए, रिस्ट्रेन कर दिए। उसके जो आर्टिकल 21 में जो उसको राइट्स दे रखा है, राइट टू लाइफ एंड मतलब कहीं भी जाने घूमने का जो उसको राइट्स दे रखा, उसको हम रिस्ट्रेन कर दिया। तो दिस इज द अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स नॉट ओनली द अंडर द पुलिस लॉकअप, ये यही केवल नहीं होता है जो भाई किसी को पुलिस लॉकअप के अंदर डाल दे वही अरेस्ट होता है, नहीं होता है। किसी को रिस्ट्रेन कर दिए, जब भाई आप हाउस में रहेंगे, हाउस अरेस्ट रहेंगे, आप नहीं जा सकते। किसी को कह दिए कि आप इंडिया से बाहर छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं, दिस इज, ये सब क्या हो गया, कंडीशंस हो गए, समझ गए। तो प्राइवेट पर्सन किस में कर सकता है, 43 में। उसके बाद विथआउट विथ वारंट अंडर द 72 एंड विथ वारंट, ये हो गया विदाउट वारंट, ये हो गया विथ वारंट 72 एंड 73। और पुलिस ऑफिसर को कितना था, 72-74 में, इसको 72-73 में है। उसके बाद ऑन द ऑर्डर ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 37, मतलब पुलिस ऑफिसर ने इसको ऑर्डर दिया है तो ये सेक्शन 37 में कर सकता है अरेस्ट पुलिस ऑफिसर। द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर 37 एंड 44, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे 37 एंड 44 में कर सकता है। ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, पुलिस के ऑर्डर पे 37 में कर सकता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर 37-44 में कर सकता है। देखिए मेन होता क्या है ना, प्राइवेट पर्सन, देखिए मेन क्या होता है ना, जो पूरी सिस्टम है उसका क्या काम है, जो रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना और जस्टिस देना। ठीक, अब जस्टिस को डिलीवर करने के लिए जितने भी हथकंडे हैं, जो फेयर है, जो रीजनेबल है एंड जो लीगल है, उसको अपनाया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो भागा हुआ है। ठीक, अब उस कंडीशन में कोई प्राइवेट पर्सन है, उस प्राइवेट पर्सन है, तो वो प्राइवेट पर्सन ने उसको पकड़ लिया। ठीक, पकड़ लिया। ठीक, अब वो ऑर्डर कर रहा है, पुलिस ऑफिस, पुलिस को मतलब पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहा है। तो मतलब जब तक वो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई तू उसे पकड़ के रखो। इसका क्या मतलब है, पुलिस ऑफिसर अंडर द सेक्शन 37 ही इज गिवन टू द ऑर्डर टू कन्फाइन द पर्संस, मतलब पुलिस ऑफिसर उसको कह रहा है प्राइवेट पर्सन को, उसको पकड़ के रखो जब तक मैं कि आ रहा हूं। तो ये किस में गया, ये 37 के अंदर गया। ठीक, मजिस्ट्रेट है। ठीक, 37 एंड 44 में है। तो ये आपका चला गया प्राइवेट पर्सन के। मजिस्ट्रेट कितने में कर सकता है, सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट जा सकता है। तो दिस इज द सेक्शन जो जिसके थ्रू आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय द पुलिस ऑफिसर। देखिए अब हम सबको एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन 41 ये जो है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। 41 है 42, देखिए 41 है, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, ये अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, समझ गए। 41A में अब किस किस को, पहला है क्या, इसमें एक कंडीशन जो कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है और वो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंट में हुआ है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई भीड़ है, वहाँ कहीं गांव में कोई मेला लगा हुआ है। ठीक, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, वो सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक, अब दो आदमी लड़ाई किया, एक ने उठा एक का सर फाड़ दिया। ठीक, सर फाड़ दिया, अब सर इतना उसका फटा है, जो डैमेज उसका जो इंटरनल इंजरी जो इंजरी हुआ है, बॉडली इंजरी हुआ है, वो बहुत ग्रीवियस नेचर का है।
और दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस, समझ गए, प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। अब ये पुलिस इसको 41A में अरेस्ट कर सकता है, समझ गए। सेकंड देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल लेस देन और अप टू 7 ईयर। देखिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें जो पनिशमेंट है वो लेस देन 7 ईयर, 7 ईयर और 7 ईयर, ठीक। तो इसमें अरनेश कुमार, इस केस में अरनेश कुमार वाले केस को, इस सेक्शन में अरनेश कुमार वाले केस को हाईलाइट किया गया है। इसमें उसको बहुत कुछ इसमें गाइडलाइंस दी गई है। इसमें कहा क्या गया है, द क्रेडिबल इन्फॉर्म द अगेंस्ट होम द रीजनेबल कंप्लेन हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन, मतलब यहाँ पे चीज है तो भाई जो कंप्लेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल, रीजनेबल कंप्लेन, रीजनेबल कंप्लेन, ठीक। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन, ये 3 कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा। आप जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, भाई रीजनेबल कंप्लेन होना चाहिए, जो कंप्लेन है वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या भाई, कौन आपको कंप्लेन किया है, किसने कंप्लेन किया है, किस थ्रू कंप्लेन किया है, कब कंप्लेन किया है, किस, मतलब वो जो जिस आदमी ने किया है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, या कोई ऐसे रैंडम करके चला गया, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। देखो एफआईआर को नोट करना और अरेस्ट को करना है, एफआईआर अरेस्ट अलग चीज है। एफआईआर आप कोई रैंडम थर्ड पार्टी कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो एफआईआर आपको नोट करना पड़ेगा इवन इन द कॉग्निजेबल केस, बट यू कांट बी अरेस्ट ओनली जस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन केवल गया कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो आप जस्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट वहां पे जब तक आपको रीजनेबल कंप्लेन होना चाहिए। इट इज द इन द केस ऑफ द पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर एंड 7 ईयर, जो 7 साल से कम और 7 साल तक के, इसमें ये कंडीशन है, रीजनेबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन एंड रीजनेबल सस्पिशन, थ्री कंडीशंस which may be less than 7 years, which may be extend to the 7 year, हाँ ठीक है। द पुलिस, द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई नेमली। अब इसमें आप कब अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब ये 3 कंडीशन आपका फुलफिल होता है तो आप कब अरेस्ट कर सकते हैं, वही है उसमें अरेस्ट करने का, जब आपको ये लगे कि द प्रिवेंट द फर्दर ऑफेंस, हम यदि इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम यदि इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो फर्दर ऑफेंस हो सकता है। अभी इसने एक बार सर को फाड़ा है, ये कल और किसी के सर को फाड़ देगा, मतलब आई एम नॉट इट इज द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ये प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर के बारे में, सेकंड के बारे में, हम 7 ईयर के बारे वाले, 7 ईयर से लेस देन वाले में बात कर रहे हैं। यदि हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये फर्दर ऑफेंस कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या कर सकता है, एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, ठीक है। जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, टू कंडक्ट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझ गए। तो ये सब कंडीशंस था, इसीलिए हमने उसे अरेस्ट किया इन द केस ऑफ द 7 लेस देन 7 ईयर वाले में, ठीक। अब देखिए, द प्रेजेंस इन द कोर्ट and such a person arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured, and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing। अब मतलब वो कह रहा है भाई हम यदि अरेस्ट नहीं कर सकते तो आप जब कोर्ट जब हमें बुलाता इस पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए तो हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये सारे सब कंडीशंस को आपको इन रिटन में पुलिस ऑफिसर को देना पड़ता है। दिस इज द मेन थीम, समझ गए। आई थिंक कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 7 ईयर एंड और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एट डेथ, ए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। देखिए जो आपका कॉग्निजेबल केस है ना, कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल केस में एक ही कंडीशंस है जो जिसमें कि पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, ये तीन, ये वाला जो केस है ना, इसमें केवल एक ही कंडीशन फुलफिल करना होता है, क्या, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। यदि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है तो सीधा अरेस्ट हो सकता है, बट जब 7 साल से कम वाला पनिशमेंट वाला है तो उसमें क्या होता है, 3 कंडीशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, उसके बाद रीजनेबल, रीजनेबल सस्पिशंस, रीजनेबल सस्पिशंस एंड क्रेडिबल रीजनेबल कंप्लेन
एंड रीजनेबल कंप्लेंट। जो कंप्लेन है वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होगा तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर भी आप अरेस्ट की कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा जो भाई हमने अरेस्ट किया है, बिकॉज इसको अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये फर्दर मतलब एक्ट कर सकता था, फर्दर मतलब ऑफेंस और कर सकता था, टेम्पर कर सकता था एविडेंस के साथ, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता था। ठीक, तो ये आपको वहाँ पे रिटेन में देना पड़ता है। ठीक, उसके बाद यदि कॉग्निजेबल है जिसमें कि पनिशमेंट 7 ईयर एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ है, उसमें यू हैव टू ओनली द प्रूव द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। यदि आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है देन आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यह है 7 ईयर से ऊपर वाले केस में, समझ गए। देखिए अरनेश कुमार केस जो हुआ था उस केस को मैं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत बार इसको चर्चा किए हैं। देखिए अरनेश कुमार केस में क्या, अरनेश कुमार गॉट मैरिड, ये इसने शादी किया था किससे, श्वेता किरण से। अरनेश कुमार, अरनेश कुमार केस ये एक श्वेता किरण से, एसके श्वेता किरण से उसने शादी की थी। ठीक, जो उसकी वाइफ थी ना उसके ऊपर केस लगवा दिया, देयर वाज एप्रीहेंशन अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 ए एंड सेक्शन 4, मतलब 498 का डाल दिया, एक 498, दूसरा डॉरी वाला, डॉरी के सेक्शन 4। ठीक है, डॉरी प्रिवेंशन 1961 सेक्शन 4। इसमें जो पनिशमेंट है 3 ईयर का और इसमें पनिशमेंट था 2 ईयर का। ठीक, तो अरनेश कुमार जब गया था द मैक्सिमम सेंटेंस अंडर सेक्शन 4 और डॉरी प्रिवेंशन द 2 ईयर्स एंड विथ फाइन, नहीं इसमें दो साल का था, इसमें यही 2-3 साल का था। ठीक, 498 वाले में इसमें 2 साल का था। तो अरनेश कुमार जब गया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो रिजेक्टेड बाय द सेशन एंड हाई कोर्ट। जब ये अरनेश कुमार है, जब उसके पास 498 और डॉरी वाला केस लगा दिया सेक्शन 4, तब जब ये गया था भाई सेशन के पास गया, सेशन कोर्ट के पास, सेशन के पास तो, और हाई कोर्ट के पास, तो इसका एंटीसिपेटरी बेल क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया गया। तब इसने एसएलपी गया सुप्रीम कोर्ट में, रिजेक्टेड कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एसएलपी। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट डिस्कस द सेक्शन 41 ए बी एंड बी ए। तो इसमें जो हॉनरेबल कोर्ट थे वो इसको डिस्कस किए, सेक्शन 41 1 ए बी एंड बी ए, क्लॉज 1 क्लॉज बी, इसको डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट ने, एंड बी ए इसको डिस्कस किए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 498 इज रजिस्टर्ड बट द सेटिस्फाइड देमसेल्फ अबाउट द नेसेसरी फॉर अरेस्ट। द कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर द 498 ए। मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने बोला जो भाई हम ये सारे स्टेट को उसने डायरेक्ट किया, जो भाई 498 के एक के पास तुम्हारे पास केस आता है तो तुम अपने सारे पुलिस ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्ट करो, जो भाई डायरेक्ट कंप्लेन आया जाके चट से पट से वो अरेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको इंस्ट्रक्ट करो कि डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेगा, मतलब अरेस्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेगा, बट satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down the section 420 में। बोला कि आप इसमें पूरी जजमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन कहने का ये था डबल कोर्ट का, जो भाई सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि जो आप पुलिस ऑफिसर इस 498 का जो मिसयूज हो रहा है, जिसमें कि डायरेक्ट कंप्लेन जाता है, पुलिस ऑफिसर जाके डायरेक्ट अरेस्ट करता है, तो नहीं होना चाहिए। आप अपने पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करो और उसको बताओ जो कंडीशंस ऐसे लगे, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, ये सब कंडीशन फुलफिल होता है तब आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये फर्दर मतलब टैंपरिंग होगा, विटनेस का इन्फ्लुएंस होगा, ये सब जब होगा तो इस कंडीशन में आप कर सकते हैं, नहीं वैसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें 412 41 बी एंड बी ए में एक कंडीशंस को अप्लाई किया, जो भाई इस कंडीशंस में अरेस्ट हो सकता है। द लिस्ट ऑफ कंटेनिंग द स्पेसिफाइड सब क्लॉजेज अंडर द सेक्शन 41 ए बी 2, इसमें उन्होंने एक लिस्ट दिया, भाई इस लिस्ट के अंदर अरेस्ट हो सकता है। ठीक, यदि कोई इस लिस्ट में आता है तो अरेस्ट हो सकता है। अब इसमें क्या था, अब हम आपको लिस्ट बता रहे हैं, ये अरनेश कुमार केस वाले के अकॉर्डिंग है। देखिए इसमें लिस्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको कि प्रोक्लेम कर दे किसी भी एक्ट के थ्रू, ऑफेंडर विथ अंडर द कोड और बाय द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कर दिया, भाई ये आदतन बदमाश है। ठीक,
Stolen property in possession, in which the possession anything is found which may be reasonably be suspected to be a stolen property। मतलब भाई यहाँ पे देखो रीजनेबली सस्पेक्टेड, रीजनेबली, ये रीजनेबली वर्ड होता है ना, इसको बहुत ही इसका जब इंटरप्रिटेशन के टाइम में उसको फिर प्रूव करना पड़ता है, जो ये जो जिस सर्कमस्टांसेस में आपने उसको अरेस्ट किया है, इट इज रीजनेबली और नोट, ये रीजनेबल है कि नहीं है, उसको बहुत पिक करना पड़ता है। जो मतलब किसी ने चोरी किया है, उसके पास जो सामान जो बरामद हुआ है, ठीक है, जो reasonably be suspected to be a stolen property and who may be reasonably be suspected of having committed an offense with reference to the such thing, ठीक है, may reasonably be suspected obstruct the police officer execution duty, पुलिस को यदि काम में आप जब बाधा डालते हैं तब आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक, समझ गए। डिजर्टर फ्रॉम द आर्मी, जो आर्मी से भाग गया है उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अब यदि आउटसाइड इंडिया कोई कमिट किए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, रीजनेबली सस्पिशन एग्जिस्टेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबली सस्पिशन, ये कंडीशंस यदि फुलफिल होता है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपने इंडिया से बाहर कहीं अरेस्ट किया है, ठीक है। ये तीन वर्ड हमेशा होता है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पेशन एंड रीजनेबल कंप्लेन, ठीक। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, ये 7 साल से लेके मतलब 7 साल से नीचे वाला केस में आता है, ठीक, कॉग्निजेबल नेचर वाला। और जो 7 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन डेथ है, ये वाला है, उसमें केवल एक ही कंडीशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक, समझ गए। अब देखिए ब्रीच ऑफ रूल, वो बीइंग ए रिलीज कन्विक्टेड, भाई पैरोल वैरोल पे कोई छूट के जाता है उसके बाद वो कुछ करता है तो वो ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर द सब सेक्शन 5 350 356 में जो कंडीशन दे रखा गया है, उस कंडीशन में आप जब रूल को आप ब्रेक करते हैं तब रिक्वेस्ट टू अरेस्ट फ्रॉम द एनी अदर पुलिस स्टेशन, कोई दूसरा पुलिस स्टेशन या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है जो ऐसे ऐसे मेरे यहाँ से भाग के गया है, उसको आप अरेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, अरेस्ट एनी एक्यूजिशन, रिक्विजिशन, रिटेन एंड ओरल, आप जो वो कहेगा या तो रिटेन कहेगा या ओरल कहेगा, दो, फोन पर भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर या डॉक्ट्रिन ऑफ ये यूज हो सकता है, क्योंकि another police officer provided a requisition specific the person arrest and the offense or other for which is arrest to be made, it appears that the, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए 41A में किस किस कंडीशन में अरेस्ट कर सकता है, मे भी हो सकता है कि हम बताने में हो पाए। थैंक यू। अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा।